हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू असेंशन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 जियोग्राफी का 7th चैप्टर जिसका नाम है अवर कंट्री इंडिया। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे हमारे देश की जियोग्राफी या भूगोल के बारे में, कि हमारे देश के पहाड़ों के बारे में, कि हमारे देश में कौन कौन से अलग अलग तरह के पहाड़ हैं और कहाँ कहाँ पे हैं। हमारे देश की नदियों के बारे में कि कौन कौन सी अलग अलग नदियाँ बहती हैं हमारे देश में और कहाँ कहाँ से होके बहती हैं। हमारे देश के खेतों के बारे में कि हमारे देश की इस ज़मीन में कौन कौन सी अलग अलग तरह की मिट्टी होती है। हमारे देश के क्लाइमेट या मौसम के बारे में कि कहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहाँ बहुत कम बारिश होती है। हमारे देश के जंगलों के बारे में कि हमारे देश में कौन कौन से अलग अलग तरह के जंगल पाए जाते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। हमारे देश के समंदरों के बारे में कि कौन कौन से अलग अलग समुद्री तट हैं हमारे देश में, और हमारे देश की वाइल्ड लाइफ के बारे में कि कौन कौन से अलग अलग जीव जंतु और पंछी हमारे देश में रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जब मैं कहता हूँ देश, तो देश एक इमेजिन्ड रियलिटी होते हैं, यानी कि काल्पनिक हकीकत। वो हकीकत है लेकिन कल्पना में है। आज से सैकड़ों साल पहले जो दुनिया थी उसमें कहीं पे भी कोई देश नहीं हुआ करते थे, हर तरफ सिविलाइजेशंस थी, यानी कि सभ्यताएं थी। आज से 200-250 साल पहले लोगों के दिमाग में ये ख्याल आना शुरू हुआ कि देश बनाया जा सकता है, और इस तरीके से लोगों ने देश बनाना शुरू किया अलग अलग जगहों पे, और इस पूरी दुनिया में एक एक करके देश बनते चले गए। और अगर हमारे देश की बात करी जाए तो हमारा देश बना था 1947 में, और 1947 से पहले हम देश नहीं थे, हम एक सिविलाइजेशन थे। हिंदुस्तानी सभ्यता या हिंद सभ्यता और सिविलाइजेशन से 1947 में हम कन्वर्ट हुए एक देश में, एक नेशन में। और ये सिविलाइजेशन या सभ्यता और एक नेशन या देश, इनमें बहुत बड़ा फर्क होता है। और फर्क क्या होता है, ये टॉपिक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का है। फिलहाल हम जियोग्राफी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो चीज मैं कहता हूं देश, हमारे देश के जितने भी नाम हैं, हिंद, हिंदुस्तान, इंडिया और भारत, इन सब नामों में से ये जो नाम है भारत, ये हमारे सभ्यता के इतिहास से आया है कि हजारों साल पहले एक बहुत बड़ा राजवंश था, भरत राजवंश। उनसे ये नाम मिला इस जमीन को, इस धरती को। और इसके बाद जितने पुराण लिखे गए, जितने स्क्रिप्चर्स लिखे गए, उसमें इस पूरी जमीन को, इस पूरे एरिया को भारतवर्ष कहा गया। तो वहां से ये नाम आता है भारत। इस नाम के अलावा जितने भी नाम हैं हमारे देश के या हमारी सभ्यता के, ये सारे नाम हमारे देश की जियोग्राफी की वजह से आए हैं। तो ये जो मैप है, ये हमारे देश का मैप है। हमारी जो हिंदुस्तानी सभ्यता थी, हिंदुस्तानी सभ्यता में इधर पाकिस्तान का भी इलाका था, इधर बाकी और भी इलाके थे, लेकिन वो सब अलग अलग देश बन गए। ये रहा हमारा देश। और हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन थी, यहाँ पे एक नदी बहती है इंडिया के नॉर्थ वेस्ट के हिस्से में, जिस नदी का नाम है सिंधु। तो हमारी जो सिविलाइजेशन थी, हमारी सिविलाइजेशन इस सिंधु नदी के पार यहाँ से शुरू होती थी। हमारी सिविलाइजेशन में हजारों सालों से अलग अलग सिविलाइजेशंस के लोग आते जाते रहे। तो वो ये चीज नोटिस करते थे कि सिंधु नदी को क्रॉस करने के बाद एक सिविलाइजेशन या एक सभ्यता पड़ती है। यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग हैं, सबकी बोली भाषा अलग है, सबके पहनावे अलग हैं, सबके कल्चर्स अलग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब लोग एक ही सिविलाइजेशन का हिस्सा हैं। कुछ धागे हैं जो इन सबको जोड़ते हैं। तो उन्होंने, उन सब लोगों ने हमारी इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहना शुरू किया। और जैसे वक्त आगे बढ़ता है, बोली भाषा लोगों की अलग अलग होते चली जाती है, चेंजेस आते चले जाते हैं। वही यहाँ पे भी हुआ। सिंधु, ये जो शब्द था, ये बना सिंध, और सिंध सभ्यता से होते होते ये हिंद सभ्यता बनता चला गया। और हिंद सभ्यता में रहने वाले लोगों को आगे चल के फिर हिंदू भी कहा जाने लगा कि हिंदू सभ्यता के लोग हैं। सिंध, हर कोई सिंध नहीं बुला पाता है, कई लोग सिंध को इंड भी बुलाने लग गए। और इंड से फिर यहां एक दूसरा लफ्ज निकला, इंडिया। तो यहां आपने इस तरीके से देखा, और हिंद, यहीं से शब्द निकला हिंदुस्तान। जहां हिंद के लोग हैं वो हिंदुस्तान है। तो ये जितने भी नाम हैं, हिंद,
इंडिया, हिंदुस्तान, ये सब हमारे देश की इस जियोग्राफी की वजह से है कि इस नदी के पार की जो सिविलाइजेशन है वो हिंदुस्तान है। तो अभी तक हमने डिस्कस किया हमारे देश या हमारी सिविलाइजेशन के अलग अलग नामों के बारे में। India is a country of vast geographical expanse. Indian peninsula is bounded by the lofty Himalayas in the north, the Arabian Sea in the west, the Bay of Bengal in the east, the Indian Ocean in the south. Vast का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बड़ा, geographical यानी कि भौगोलिक, expanse का मतलब फैलाव। Peninsula किसी ऐसी ज़मीन को कहते हैं जिस ज़मीन के तीन तरफ पानी हो, और bounded का मतलब होता है घिरा हुआ। तो ये जो हमारा देश है, ये हमारा देश बहुत ज़्यादा बड़ा इलाका है इसका, इस वजह से इसे वास्ट जियोग्राफिकल एक्सपेंस कहा गया। और हमारा देश इतना बड़ा है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है इसे, यानी कि एक छोटा सा कॉन्टिनेंट है अपने आप में ये। और अगर हम हमारे देश को देखें तो हमारा देश चार तरफ से घिरा हुआ है। अगर नॉर्थ की बात करें तो द ग्रेट हिमालयन रेंज है इंडिया के नॉर्थ में, जो कश्मीर से शुरू होकर अरुणाचल तक जाती है। अगर आप ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में ये बे ऑफ बंगाल है, यानी कि बंगाल की खाड़ी, ये समुद्री इलाका है। वेस्ट में अरेबियन सी है, यानी कि अरब सागर। ये इधर की जो जमीन है ये था अरेबिया, तो अरेबिया से नाम आया अरेबियन सी, अरब सागर। और इंडिया के साउथ में है इंडियन ओशन, यानी कि हिंदुस्तान के नाम पे पड़ा वो समुद्र का नाम। तो आप यहां से देख रहे हैं कि जो हिंदुस्तान की जमीन है ये पूरा एरिया तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इस वजह से हमारे देश को इंडियन पेनिनसुला भी कहा जाता है। ये खास तौर पे ये जो पूरा इलाका है, इस लाइन के नीचे का एरिया, इसे पेनिनसुलर प्लेट्यू भी कहा जाता है, क्योंकि ये एरिया तीन तरफ से पानी से घिरा है। इंडिया इज अ पेनिनसुला, अ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स। तो हमारा देश एक पेनिनसुला है क्योंकि हमारा देश तीन तरफ से घिरा हुआ है पानी से। और अगर जियोग्राफिकल एक्सपेंस की बात करी जाए कि इतना फैलाव है हमारे देश का, फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ, द टोटल एक्सटेंट इज अबाउट 3200 किलोमीटर्स। फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट टू कच्छ इन द वेस्ट, द एक्सटेंट इज अबाउट 2900 किलोमीटर्स। तो अगर हमारे देश के नॉर्थ का एरिया देखें तो ये इलाका कश्मीर है। तो नॉर्थ, सबसे नॉर्थ में कश्मीर है, और सबसे साउथ में यहाँ पे एक जगह है कन्याकुमारी। तो कश्मीर से कन्याकुमारी यहाँ फैलाव है। अगर आप ईस्ट में देखें तो सबसे ज्यादा ईस्ट में जो जगह है ये अरुणाचल प्रदेश में है। और वेस्ट की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ सबसे ज्यादा वेस्ट में जो एरिया है, इधर का एरिया, ये पूरा कच्छ का एरिया है। ये सफेद रेगिस्तान है, काफी बड़ा एक टूरिस्ट स्पॉट है कच्छ। तो इतना बड़ा एक्सपेंस है हमारे देश का। ऊपर से नीचे देखा जाए तो 3200 किलोमीटर्स, और अगर ईस्ट से वेस्ट देखा जाए तो 2900 किलोमीटर्स। थोड़ा बहुत फर्क है लेकिन ऑलमोस्ट बराबर है अगर आप दोनों एक्सपेंस देखें तो। इंडिया हैज एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। इंडिया का अगर आप एरिया देखें या क्षेत्रफल की बात करें तो 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो इस चीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 10 हम काट देते हैं, डेसिमल इधर कर देते हैं, तो करीब 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। और इस चीज को अगर आप विजुअलाइज करना चाहें तो अगर हम एक जमीन का टुकड़ा ले जो स्क्वायर के शेप में है, जिसका एक साइड 1 किलोमीटर्स है, तो ऐसे इतना बड़ा जमीन का एरिया जिसकी एक साइड 1 किलोमीटर है, दूसरी साइड भी 1 किलोमीटर है, तो ऐसे करीब 32 लाख स्क्वायर हो सकते हैं हमारे देश में। इतना बड़ा देश है हमारा। इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारा देश अगर एरिया की बात करी जाए तो पूरे दुनिया में जितने भी देश हैं उनमें 7वें नंबर पे सबसे बड़ा देश है। तो दुनिया में देखा जाए तो करीब करीब 190 देश हैं, और 190 देशों में हमारा हिंदुस्तान 7वें नंबर पे सबसे बड़ा देश है। तो इसका मतलब हमसे सिर्फ 6 देश ऐसे हैं जो हमारे हिंदुस्तान से भी बड़े हैं, और ये 6 देश हैं रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। और ये इसी क्रम में है, यानी कि सबसे बड़ा देश है रशिया, फिर ये कम होते चले गए इनके एरिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद नंबर आता है हमारे हिंदुस्तान का। और ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि देश हमेशा से नहीं होते थे। देश बनने शुरू हुए आज से 200-250 साल पहले, और उस जमाने में जब देश बनने शुरू हुए तो इस पूरी दुनिया के ज्यादातर हिस्से में यूरोपियंस का राज था। यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसमें अलग अलग इलाके हैं,
स्पेन, पोर्चुगल, ब्रिटेन, फ्रांस। तो यूरोप के ये सब जितने इलाकों के लोग थे ये दुनिया में बाहर निकले और दुनिया के जितने अलग अलग इलाके हैं वहां पे इन्होंने अपनी जीत हासिल करी, वहां के लोगों को अपने कंट्रोल में रखा और पूरी दुनिया पे राज किया। तो उस जमाने में दुनिया बेसिकली देखा जाए तो 3 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी थी। जो सबसे पहला हिस्सा था वो सबसे पहला हिस्सा इन यूरोपियंस का ही था, यानी कि जिन हिस्सों को इन यूरोपियंस ने बसाया, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ये जो इलाके थे ये इलाके इन यूरोपियंस ने ही बसाए अपने तरीके से। यहाँ पे रहने वाले जो लोग थे इनसे लड़ाई करी, इनको मारा, इनको इनकी जगहों से हटाया और जितनी भी जगहें थी वहां पे यूरोप से लोगों को बुला बुला के वहां पे बसाना शुरू किया। तो इस तरीके से ये जितने एरिया थे नॉर्थ और साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये इन्होंने नए तरीके से बसाया इन यूरोपियन देशों ने। तो इन्होंने इन यूरोपियन देशों ने अपने अपने हिसाब से इन जगहों को काटा। कुछ बड़े देश रखे जो अपने ही देश हैं और बाकी देशों को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया। तो इस वजह से यहाँ पे अगर आप देखें तो कनाडा और यूएसए और ब्राजील, ये जो 3 बड़े देश हैं वो इन यूरोपियंस के ही बसाए हुए देश थे, इनके अपने गढ़ थे। तो इन्होंने अपने हिसाब से बड़े बड़े देश बनाए। दुनिया का जो दूसरा हिस्सा था ये वो हिस्सा था जहां पे इनका कंट्रोल नहीं हो पाया, मतलब डायरेक्ट कंट्रोल नहीं हो पाया। इनडायरेक्टली इन यूरोपियंस ने उन जगहों से जो भी चाहिए था ले लिया इन्होंने, लेकिन डायरेक्टली वहां राज नहीं कर पाए। और ये इलाके थे रशिया और चाइना। और इस वजह से रशिया और चाइना ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशंस कन्वर्ट हुई देश में। इस वजह से रशिया सबसे बड़ा देश है और चाइना भी सबसे बड़े देशों में आता है। इसके बाद जो तीसरा हिस्सा था दुनिया का, ये वो हिस्सा था जो इन यूरोपियंस ने नहीं बसाया था, लेकिन वहां पे राज किया इन्होंने, पूरा कंट्रोल किया। और उन देशों में ये जो इलाके थे ये अफ्रीका के इलाके थे और एशिया के इलाके थे। और यहाँ पे इन यूरोपियंस ने पूरे सिविलाइजेशंस को अलग अलग छोटे छोटे देशों में काटा कि वो देश जो हैं वो छोटे रह जाएं, वो कभी एक साथ इकट्ठा ना हो पाएं, वो कमजोर रह जाएं और आपस में ये लोग लड़ते रहें। और जब ये छोटे छोटे देश आपस में लड़ते रहेंगे तो होगा ये, लड़ाई के लिए इनको हथियार चाहिए होंगे, इनको टेक्नोलॉजी चाहिए होगी और हथियार और टेक्नोलॉजी ये इन्हीं यूरोपियन से खरीदेंगे। वो जितनी भी मेहनत करेंगे, जितना भी कमाएंगे, वो सब का सब इन हथियारों में लुटा देंगे। तो इस तरीके से इन यूरोपियंस का राज रहेगा, कंट्रोल रहेगा, वो आपस में एक दूसरे से पॉलिटिक्स करवा सकते हैं। और जब ये छोटे छोटे देश आपस में लड़ते रहेंगे तो इन देशों की राजनीति भी ऐसी रहेगी कि ये कभी डेवलपमेंट के लिए या कभी कुछ और ज्यादा आगे सोच नहीं पाएंगे, आपस में ही रह जाएंगे। तो इस वजह से इन्होंने बाकी जगहों पे अफ्रीका और एशिया में छोटे छोटे देश काटे। और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि इतना सब होने के बाद ये ऑस्ट्रेलिया भी इन यूरोपियंस का ही हिस्सा था। तो इतने देशों के बाद सबसे बड़ा देश है हमारा हिंदुस्तान। और इस चीज के लिए आप शुक्रिया अदा करिए हमारे देश के जो फाउंडिंग फादर्स थे, जिन्होंने अपने अपने इलाके में नेशनल कॉन्शियसनेस जगाया और एक यूनिटी की भावना जगाई कि हम सब लोग एक हैं। और इस यूनिटी की अगर बात करी जाए तो इस यूनिटी में वैसे तो सब लोगों का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जो सबसे बड़ा नाम आता है वो है गांधी का। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की सरजमी पे कदम रखने वाले जितने भी नेता हुए हैं, आज तक के सबसे बड़े नेता थे गांधी। और गांधी की इतनी इज्जत थी इस देश में कि वो कुछ भी कह देते थे, वो कुछ भी करने को अगर कहते थे तो पूरे देश भर के ज्यादातर लोग, चाहे वो अमीर तबके से आते हों, चाहे वो मिडिल क्लास से हों, चाहे वो गरीब तबके से आते हों, चाहे वो कोई भी धर्म के हों, चाहे वो कोई भी भाषा बोलते हों, गांधी जो भाषा बोलते थे वो भाषा अगर वो लोग नहीं भी बोलते तब भी उन्हें कुछ एहसास था, गांधी के अंदर कुछ ऐसा था कि उन लोगों को ये महसूस होता था कि ये जो बूढ़ा आदमी कुछ कह रहा है, कुछ है इसकी बात में। और इस वजह से
गांधी की जो रैलियां होती थी, जो जनसभाएं होती थी, उसमें पूरे देश भर के अलग अलग लोग आते थे। उसमें किसान भी होते थे, मजदूर भी होते थे, अमीर लोग भी होते थे, स्टूडेंट्स होते थे, काम करने वाले नौकरी पेशा लोग होते थे, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग पूरे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर जगह के लोग आते थे। और ऐसी एक जनसभा में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये देखा कि गांधी की इतनी पॉपुलैरिटी है और गांधी हर पूरे देश भर के अलग अलग रीजन्स के नेताओं को एक साथ लाके एक साथ जोड़ते हैं एक धागे की तरह, तो वहां पे उन्होंने गांधी को ये टाइटल दिया कि बापू आपने सच में एक देश बना दिया, आपने ये नेशनल कॉन्शियसनेस इतना जगाया। और वहां से गांधी को ये टर्म मिला फादर ऑफ द नेशन, यानी कि राष्ट्रपिता। उन्होंने पूरे देश को जोड़ा एक साथ। तो शुक्रिया अदा करिए हमारे देश के फाउंडिंग फादर्स का, जिन्होंने हमारी पूरी सिविलाइजेशन को एक साथ जोड़े रखा कि हम सब एक साथ एक देश बनेंगे। और इतना कुछ होने के बाद भी इन यूरोपियंस ने हमारी सिविलाइजेशन के 3 हिस्से तो कर ही दिए। पाकिस्तान अलग कर दिया, इंडिया अलग कर दिया, बांग्लादेश अलग कर दिया। लेकिन अगर ये फाउंडिंग फादर्स नहीं होते तो ये यूरोपियंस हमारे देश का भी भजिया करते। हमारे देश में कम से कम 6-7 देश बना के जाते वो, और अगर 6-7 देश बन जाते हमारे इस सिविलाइजेशन में, तो फिर हम सब कमजोर रह जाते, हम सब कभी एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाते। तो हमारा देश इन देशों के बाद सबसे बड़ा देश है पूरे एशिया, पूरे अफ्रीका में, इन देशों के बाद। तो ये बहुत बड़ी बात है और सलाम करिए हमारे देश के फाउंडिंग फादर्स को। India has a diversity of landforms, climate, vegetation, wildlife, language, culture, etc. हमारे देश में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी यानी कि विविधता है। अलग अलग लैंडफॉर्म्स में कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे नदियां हैं, कहीं पे प्लेट्यूज हैं, कहीं पे समुद्री इलाके हैं, कहीं पे जंगल हैं, कहीं पे रेगिस्तान है। तो अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स हैं, अलग अलग जगह के क्लाइमेट हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश जिस जगह में होती है वो जगह भी हमारे हिंदुस्तान में है, और जहाँ पे कभी बारिश नहीं होती रेगिस्तान है वो भी हमारे देश में है। हमारे देश में ऐसे भी इलाके हैं जहाँ सूखा पड़ता है। उसके अलावा वेजिटेशन, हमारे देश में अलग अलग तरह के जंगल पाए जाते हैं। अलग अलग इलाकों में जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ बहुत घने जंगल हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं। जहाँ थोड़ी सी कम बारिश होती है वहाँ पे जंगल थोड़े कम घने हैं, पेड़ थोड़े से छोटे होते हैं। जो रेगिस्तानी इलाके हैं वहाँ अलग तरह के जंगल हैं। जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों में अलग तरह के जंगल हैं। इन जंगलों में अलग अलग तरह की वाइल्ड लाइफ है। दुनिया की एक से एक एंडेंजर्ड स्पीशीज हमारे देश में पाई जाती हैं। हमारे देश में अलग अलग बोलचाल की भाषाएं हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं, 1600 से ज्यादा बोलियां और भाषाएं हैं। और हमारे देश में सोचिए 18 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। इसके बाद कल्चर, क्योंकि हमारा देश सिर्फ एक कल्चर या एक धर्म या किसी एक लैंग्वेज से देश नहीं बना, हम पूरी की पूरी सिविलाइजेशन कन्वर्ट हुए एक देश में। इस वजह से इतना कल्चर है हमारे देश में कि आप शुरुआत करिए अगर कश्मीर से, तो कश्मीर की बोली, भाषा, खान पान, उनका पहनावा, उनके त्योहार, और कश्मीर के जस्ट बगल में लद्दाख, वो एक अलग सी दुनिया बन जाती है। आप थोड़ा सा नीचे आइए हिमाचल प्रदेश, फिर से एक नई दुनिया है, वहाँ के तौर तरीके, वहाँ के पहनावे, खान पान। आप थोड़ा सा नीचे आइए राजस्थान, वो फिर से एक अलग दुनिया बन जाती है। राजस्थान से आप नीचे आइए गुजरात, वो फिर से एक अपनी अलग दुनिया है। आप साउथ इंडिया की अगर देखिए बात, तो केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्रा हो गया, सब जगह अपने अपने कल्चर्स हैं। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप चले जाइए वो फिर से एक अलग दुनिया बन जाता है। तो इतने अलग अलग तरह के कल्चर्स हमारे देश में या हमारी सिविलाइजेशन में है, इतनी डाइवर्सिटी है हमारे देश में। और यहाँ पे भी शुक्रिया अदा करिए हमारे देश के फाउंडिंग फादर्स का कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, सिविलाइजेशन आज़ाद हुई और हम एक देश बने, तो उन्होंने सब लोगों को एक साथ जोड़े रखा कि हम आज़ाद होने के बाद भी एक देश बने रहे। In this diversity we find unity that is reflected in traditions that bind us as one nation. और इस डाइवर्सिटी यानी कि इस विविधता के बावजूद भी हम में एक यूनिटी है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें जोड़ के रखती हैं, हमारे ट्रेडिशंस हमें जोड़ के रखते हैं एक देश के तौर पे। तो ये तो हमारी संस्कृति में रहा है हमेशा से। हमारी संस्कृति की महानता यही चीज रही है हमेशा से कि हमने सब लोगों को अपनाया है। अलग अलग हजारों सालों से अगर आप देखें तो चाहे ग्रीक्स हों, पर्शियंस हों, हुन्स हों, शाकाज हों, चाइनीज हों, अफ्रीकन्स हों,
सब अलग अलग लोग हमारे देश में आते रहे, यहाँ बसते रहे, और जो कोई हमारे देश में आया वो हमारे रंग में रंग गया। यही हमारी महानता रही। और वक्त वक्त पे हमारे देश में ऐसे ऐसे राजा हुए, जब दुनिया आपस में लड़ाइयाँ कर रहे थे तो हमारे देश में ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने संदेश दिया प्यार का, भाईचारे का, एकता का। अगर आप एंशिएंट टाइम्स की बात करें तो सम्राट अशोक, सोचिए उस जमाने में हजारों साल पहले उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया कि इंसान की जिंदगी किस तरीके से बेहतर हो सकती है, समाज और दुनिया कैसे बेहतर हो सकता है। उन्होंने एक रेवोल्यूशन शुरू करने की कोशिश करी और जिंदगी में जो उन्होंने सीखा उन्होंने शिलालेखों में लिखवाया है अपने भविष्य की पीढ़ियों के लिए, हिंदुस्तान की भविष्य की पीढ़ियों के लिए, कि हमें सबके सब एक साथ रहना है, एक भाईचारे से रहना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम मजबूत हो सकते हैं। इसके बाद मेडिवल टाइम्स में ऐसे राजा हुए जैसे अकबर थे, उन्होंने इस्लाम और सनातन धर्म इन दोनों की सिमिलैरिटीज महसूस करी कि कितना कई सारी चीजें, फिलॉसफी सेम है, और इन दोनों को मिक्स करके अपना एक धर्म बनाया, दीन इलाही। उस जमाने में सोचिए बहुत बड़ी बात थी। मॉडर्न टाइम्स में जब अंग्रेजों का राज हुआ तो अगेन फिर से हमारी पूरी सिविलाइजेशन एक साथ उठ के खड़ी हुई, सबने लड़ाई करी अंग्रेजों से और एक देश बनाया। जितने अलग अलग फाउंडिंग फादर्स हुए उन्होंने काम किया कि हर धर्म के लोग, हर बोली भाषा के लोग, हर इलाके के लोग एक साथ एक यूनिटी में रहें। तो ये हमारे देश की डाइवर्सिटी में ये ट्रेडिशंस हमेशा से रहे कि हम सब लोग एक साथ एक बन के रहे। India is the second most populous country in the world after China. According to 2011 census, the population of India is more than 1.2 billion. और अगर आबादी की बात करें तो हमारा देश सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, यानी कि आबादी के लिहाज से देखा जाए तो पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे है। और हमारे देश से ज्यादा आबादी या जनसंख्या सिर्फ चाइना में है। और हमेशा जितने भी डेमोक्रेटिक देश या जितने भी आज़ाद देश हुए वहाँ पे हमेशा ये सिस्टम चलता है कि जनगणना होती है टाइम टाइम पे। तो हमारे देश में भी ऐसी जनगणना होती है, सेंसस होता है। तो 2011 सेंसस के मुताबिक हमारे देश की जनसंख्या या पॉपुलेशन 1.2 बिलियन थी। बिलियन का मतलब होता है अरब। 1000 मिलियन जब मिलते हैं तो 1 बिलियन बनता है। और अगर मैं आपको मिलियन और बिलियन का विजुअलाइजेशन करवाऊं तो आप इस चीज से समझ सकते हैं कि अभी जो वक्त चल रहा है, 1 मिलियन सेकंड पहले 11 दिन पहले की बात है। और 1 बिलियन सेकंड पहले यानी कि 30 साल पहले की बात है। तो एक तरफ 1 मिलियन सेकंड 11 दिन, 1 बिलियन सेकंड यानी कि 30 या 31 साल, इतना फर्क होता है मिलियन और बिलियन में। अब हमारा अगला टॉपिक है इंडिया लोकेशन, यानी कि इस इतनी बड़ी अर्थ के रेफरेंस में हमारे देश की लोकेशन क्या है। तो मैं आपको हल्का सा आइडिया देता हूं लोकेशन और टाइम का। ये चीजें वैसे मैं चैप्टर 4 मैप्स में समझा चुका हूं, लेकिन यहाँ पे एक हल्का सा रिव्यू देता हूं। तो जैसे कि मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, तो हमारी अर्थ में कोई जगह कहाँ पे है ये हम कैसे बताएंगे। मान लीजिए ये कोई जगह है और हमें बताना है कि ये जगह कहाँ पे है। कोई फ्लाइट जा रही है तो आप पायलट को कैसे बताओगे कि किस तरफ जाना है, किधर मुड़ना है। तो किसी भी चीज़ की या किसी जगह की लोकेशन के लिए हमें ये करना पड़ता है कि जैसे ये हमारी अर्थ है तो सबसे पहले तो हमारे अर्थ के बीच से एक इमेजिनरी लाइन बनाई गई और इस लाइन को कहा गया इक्वेटर लाइन। ये लाइन हमारे अर्थ को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है। जो ऊपर का हिस्सा है इसे कहेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी कि आधा गोला, और नीचे का हिस्सा है साउथ हेमिस्फीयर। तो एक चीज क्लियर हो गई कि ये जो जगह है ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। तो आधी अर्थ तो हमने एक्सक्लूड कर दी, हम थोड़ा करीब आ गए हैं। अब इस जगह की लोकेशन कैसे बताई जाए। तो यहाँ अर्थ का जो सेंटर है, यहाँ से ये जो लाइन है ये 0 डिग्री लाइन है, और यहां से अगर बिल्कुल ऊपर की लाइन एक बनाई जाए तो ये 90 डिग्री की लाइन है। तो अब तरीका ये है कि मान लीजिए अगर हम कोई लाइन यूं बनाते हैं, ये लाइन कुछ एंगल बना रही है। यहां पे मान लीजिए 20 डिग्री का एंगल है, तो इस लाइन पे ये जो पॉइंट आया, ये यहां से अगर हम एक सीधी लाइन बना दें तो ये दरअसल क्या हो रहा है,
कि 20 डिग्री के पॉइंट ये जो आया, यहाँ पे एक पूरा गोला बन रहा है हमारी अर्थ में। अगर हम हमारी अर्थ को ऊपर से देखें, ये हमारी अर्थ है और ये नॉर्थ पोल है। क्योंकि हम अभी नॉर्थ के हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं तो हम अर्थ को ऊपर से देख रहे हैं, ये नॉर्थ पोल है। तो 20 डिग्री पे अगर हमने इस तरीके से लाइन जोड़ी है तो ये बेसिकली एक ऐसा गोल बन रहा है। तो 20 डिग्री एंगल पे अगर कोई जगह है तो वो इस गोल में ही होगी। अब इस गोल में कहीं पे भी होगी, लेकिन इस गोले में ही होगी। तो ये जो जगह है, ये जगह यहां से 45 डिग्री एंगल पे है करीब करीब। तो 45 डिग्री पे ये एक गोल बनता है, जिसको अगर हम ऊपर से देखें तो ये 45 डिग्री का एंगल का गोल कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये जो जगह है वो कहीं पे भी होगी हमारी अर्थ में, लेकिन वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है और ये 45 डिग्री का जो गोल बना है इसी में है। अब ये चाहे यहां हो चाहे यहां, कहीं पे भी हो, लेकिन इसी गोले में है। मान लीजिए ये जगह यहां पे है, तो हम ये चीज तो देखा हमने कि ये इस गोल में है। अब इसके आगे क्या? तो इस तरीके से हमने एंगल्स बनाए। तो 0 से 90 डिग्री यानी कि एक एक एंगल पे हमने ऐसे ही सर्किल बना दिए। तो हमारी पूरी अर्थ के नॉर्थ के हिस्से में ऐसे 90 लाइंस हो गई हैं जो एक एक एंगल पे चल रही हैं और ऐसे 90 गोले बन रहे हैं। तो हम ये वाला गोला जो होगा ये तो हमने डिसाइड कर लिया, हमें पता चल गया कि 45 डिग्री पे है। तो 45 डिग्री वाला जो सर्किल है यहीं पे वो जगह है। अब ये कैसे पता करें कि इस जगह का इस गोल में कहाँ है? और तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे एक एक एंगल्स बनाए, ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, हम ऊपर से नीचे लाइंस बनाएंगे हमारी अर्थ में। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी, इन लाइंस को हम कहते हैं लैटिट्यूड, और जो ऊपर से नीचे जो लाइंस आती हैं इन्हें हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। तो ऐसे हम लाइंस बना देंगे ऊपर से नीचे। तो अगर हम ऊपर से देख रहे हैं हमारी अर्थ को, तो पूरा ये जो सर्किल होता है ये 360 डिग्रीज होते हैं इसमें। तो हम ये नोटिस करते हैं कि अगर हम ऊपर से नीचे इस तरीके की लाइंस बनाते चले जाएं और इन सारी लाइंस में हम एक जीरो लाइन बना दें, मान लीजिए ये 0 डिग्री की लाइन है, तो यहां से अगर हम रेफरेंस लें तो हमें पता चल जाएगा कि कितना एंगल, एक एक एंगल हम मुड़ते चले जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा ये कितना एंगल है यहाँ पे जगह में, कितना एंगल ये जगह बना रही है। तो इधर के एंगल से हमें ऊपर नीचे पता चल गया और इधर के एंगल से हमें लेफ्ट या राइट पता चल गया कि कोई जगह कहाँ है। अब जैसे ये जगह इस लाइन के लेफ्ट की तरफ है और ये करीब करीब 90 से ऊपर थोड़ा एंगल बना रही है, 100 डिग्री करीब बना रही है। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर लैटिट्यूड और एक पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड हर जगह का निकल जाएगा जो यूनिक होगा उस जगह के लिए। उस जगह का एक ही लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होगा जो पूरी दुनिया में कोई और जगह होगी तो ये सेम नहीं हो सकता। कोई और जगह है तो उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहीं ना कहीं अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम दुनिया में किसी भी जगह का एक पर्टिकुलर लोकेशन दे सकते हैं कि इतने डिग्री लैटिट्यूड और इतने डिग्री लॉन्गिट्यूड, और ये उस जगह का पर्टिकुलर यूनिक एड्रेस है। अब हम हमारे देश की बात करते हैं। तो जैसे ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ का इक्वेटर है, तो हमारा देश नॉर्थ के हेमिस्फीयर में है। तो मान लीजिए हमारा देश यहाँ पे है, इतने बड़े एरिया में हमारा देश है, तो हमारे देश की लोकेशन क्या होगी? तो इस चीज को हम कैसे करेंगे? ये हमारे अर्थ का सेंटर है, तो इस जगह का मान लीजिए ये जो एंगल बना रही है ये वाली पॉइंट, यहाँ पे एक सर्किल जो बन रहा है, इस जगह का ये पर्टिकुलर लैटिट्यूड हो जाएगा। और लॉन्गिट्यूड क्या होगा? इस तरीके से जितनी लाइंस बनेगी उस टाइम पे, ये जितना लाइंस बनाने का काम था, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये जिस जमाने में हुआ था, ये वो जमाना था जब पूरी दुनिया में यूरोपियंस का राज था और खास तौर पे ब्रिटिश राज था। तो ब्रिटेन जो देश है वो यहाँ कहीं है। तो अब जो मैंने ये बात कही कि एक जीरो लाइन बनाएंगे, इस जीरो लाइन के हिसाब से डिसाइड होगा वो जगह लेफ्ट में है कि राइट में है। तो ये जीरो लाइन बनेगी कहाँ पे, ये कहाँ से गुजरती हुई जाएगी? तो ये जीरो लाइन डिसाइड हुआ कि ये गुजरती हुई जाएगी यहाँ ब्रिटेन से,
ब्रिटेन की जो राजधानी है लंदन, लंदन में एक जगह है ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी, वहां से ये लाइन होती हुई जाएगी, ये डिसाइड हुआ, तो ये हो जाएगी जीरो लाइन। तो अब हमारे देश की बात करें तो ये हो गई जीरो लाइन। तो ऐसे ही जीरो लाइन से ये 1 डिग्री लाइन आएगी, 2 डिग्री लाइन, ऐसी कई सारी लाइंस आएंगी। तो एक पर्टिकुलर लाइन आएगी जो इस जगह से गुजरती हुई जाएगी। तो इस जगह का एक पर्टिकुलर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हो गया। तो ऐसे ही जितने चारों पॉइंट्स हैं हमारे देश के, इन चारों पॉइंट्स के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स हमें पता चल जाते हैं और यही हमारे देश की लोकेशन है। और एक और खास चीज, अब एनोटेशंस की अगर बात करें तो लैटिट्यूड जो है, मान लीजिए इस जगह के बारे में हमें पता करना है, तो ये जगह लैटिट्यूड वाइज कहाँ है, ये हमारे देश का साउथ है। हमारे देश का साउथ जो पॉइंट है, इस जगह का लैटिट्यूड साउथ पॉइंट, ये इतने डिग्री समथिंग, जितना भी डिग्री, ये नॉर्थ की तरफ आएगा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि साउथ वाला पॉइंट नॉर्थ कैसे है। हमारे देश का साउथ है, लेकिन दुनिया के लिए वो नॉर्थ की तरफ है। इसी तरीके से जो नॉर्थ वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये भी नॉर्थ डिनोशन होगा इसका, क्योंकि ये भी नॉर्थ में है। अब ये जो ईस्ट वाला पॉइंट है, जो सबसे ज्यादा ईस्ट है, ये दुनिया के, अब लॉन्गिट्यूड्स की बात हो रही है, तो लॉन्गिट्यूड्स में ये इस जीरो लाइन के कहाँ है, ईस्ट की तरफ है। इस जीरो लाइन के दुनिया की इधर ये ईस्ट वाला हेमिस्फीयर है, इस जीरो लाइन के उधर वेस्ट वाला हेमिस्फीयर है। तो इस वजह से इस जीरो लाइन की कितने डिग्री ईस्ट में ये जगह है और कितने डिग्री ईस्ट में ये जगह है, तो ये चारों पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे और ये हमारे देश के इस तरीके से लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो ईस्ट वाले पॉइंट का भी ये ईस्ट आएगा और वेस्ट वाले पॉइंट का भी ईस्ट आएगा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज में। और यहीं से बात आती है टाइम की। तो अगर वक्त की बात करी जाए तो टाइम एक तो होता है लोकल टाइम। लोकल टाइम का मतलब ये कि उस पर्टिकुलर जगह में क्या वक्त हो रहा है। कहीं पे अगर सूरज जस्ट निकला है, ठीक, तो हमारी अर्थ ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमती है, तो सूरज की रोशनी सबसे पहले इधर के इलाके से शुरू होती है और बढ़ती चली जाती है। तो कहीं पे मान लीजिए इस जगह में सूरज निकलना शुरू हो गया, तो उस टाइम पे ही इस जगह में अंधेरा होगा। इस जगह में रोशनी आएगी जब अर्थ और घूमेगी और ये रोशनी इधर की तरफ बढ़ती चली जाएगी। तो लोकल टाइम जो होता है ये हर जगह का डिफरेंट होता है। हर जगह सूरज अलग अलग टाइम पे निकलता है और हमेशा से हजारों सालों से होता ये आया कि लोकल टाइम के हिसाब से ही लोग चलते थे। लेकिन जैसे जैसे ये पूरी दुनिया आपस में कनेक्ट होना शुरू हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो ज़रूरत पड़ी एक यूनिफॉर्म और स्टैंडर्ड टाइम की। स्टैंडर्ड टाइम, और वो भी पूरी दुनिया का, कि पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड टाइम फॉलो हो सके और लोग जान सकें कि इस जगह में अगर सूरज निकला है, इस जगह में अगर दिन शुरू हो गया है, तो दुनिया के दूसरे हिस्से में जो जगह है वहां क्या टाइम हो रहा होगा, वहां रात होगी कि दिन होगा, टाइम क्या होगा, क्योंकि पूरी दुनिया आज के टाइम में कनेक्टेड है। एक देश से फ्लाइट निकलती है, दूसरे देश में उतरती है, वहां का टाइम अलग होगा। किसी देश में, अमेरिका की जो कंपनीज हैं उनका काम इंडिया के लोग करते हैं, तो अमेरिका में अगर सुबह 9 बजे ऑफिस खुल रहा है, तो उस टाइम सुबह 9 बज रहा है जब अमेरिका में, तो इंडिया में क्या टाइम हो रहा होगा, उस लिहाज से इंडिया के लोग तैयार होंगे कि अमेरिका का 9 इतने टाइम पे इंडिया के टाइम में होगा, तो यहाँ वो तैयार रहें काम के लिए। तो पूरी दुनिया में एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए। अब ये कैसे होगा, पूरी जो दुनिया है ये घूमती है, हम दुनिया को ऊपर से देख रहे हैं, तो पूरी दुनिया 360 डिग्रीज घूमती है 24 घंटे के अंदर। तो 1 डिग्री में फर्क आता है 4 मिनट का। 1 डिग्री में 4 मिनट का फर्क आता है। इसका ये मतलब है कि मान लीजिए ये एक लैटिट्यूड है और ये जितने भी एंगल का लैटिट्यूड है, इसके जस्ट बगल वाला लैटिट्यूड ये है। तो इस लैटिट्यूड में जो जगह है, यहां पे जैसे ही सूरज निकला और रोशनी हुई, उस टाइम पे इस लैटिट्यूड में अंधेरा होगा। लेकिन 4 मिनट बाद सूरज यहां पे 4 मिनट बाद दिखाई देगा, यहां पे 4 मिनट बाद सूरज दिखाई देगा, रोशनी होगी। ऐसे ही जो इसके बगल वाला लैटिट्यूड है,
अगले 4 मिनट बाद सूरज यहां पे उगेगा। तो इस तरीके से 1 डिग्री में 4 मिनट का फर्क आता है हमारी अर्थ में। तो हमने अभी तक ये देखा कि हमने अब हमारी अर्थ में ऐसा ग्रिड बनाया इमेजिनरी लाइंस का, जिसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको कहा गया लैटिट्यूड, और जो ऊपर से नीचे लाइंस आई हैं इनको कहा गया लॉन्गिट्यूड। और इस तरीके से कोई भी जैसे जगह है उस जगह में एक स्क्वायर बन रहा है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस लैटिट्यूड और ऊपर से नीचे के लाइंस लॉन्गिट्यूड बन रही हैं। तो कोई भी जगह है तो उस जगह में, ये जैसे हमारा हिंदुस्तान है तो हम हर जगह का लोकेशन देख सकते हैं। और अपने देश की अगर हम बात करें तो ये रही लाइंस। हमारे देश का जो सबसे नॉर्थ का हिस्सा है वो 37 डिग्री नॉर्थ में आता है, सबसे साउथ का हिस्सा 8 डिग्री नॉर्थ में आता है, और जो सबसे वेस्ट का हिस्सा है ये 68 डिग्री ईस्ट में आता है। यानी कि वो जो ग्रीनविच मीन टाइम है उसके 68 डिग्रीज ईस्ट ये जगह है, और वहां से हम काउंट करें तो 97 डिग्री ईस्ट पे आके ये जगह मिलेगी। और जो हमारे अर्थ का इक्वेटर है वो हमारे हिंदुस्तान के नीचे से गुजरता है, और ये जो बीच से लाइन गई है ये इस लाइन को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। और ये करीब करीब हमारे देश के बीचों बीच से गुजरी है और ये कई सारे राज्यों से होकर गुजरती है। और अगर टोटल एक्सटेंड की बात करें, अब क्योंकि टाइम की बात हो रही है तो टाइम लॉन्गिट्यूड से डिफाइन होता है। जब सूरज निकलता है तो सबसे पहले जो रोशनी पड़ेगी, दिन सबसे पहले यहाँ होगा, इस एरिया में सूरज की रोशनी सबसे पहले आएगी। और इस वजह से ये जो स्टेट है जो सबसे ज्यादा ईस्ट में है इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुण का मतलब सूरज, आंचल मतलब उदय होना, तो अरुणाचल यानी कि इस जगह से सूरज का उदय होता है। यानी कि ये हमारी सिविलाइजेशन में सबसे पहले सूरज यहाँ निकलना शुरू होता है अरुणाचल प्रदेश में, और फिर धीमे धीमे धूप इस तरफ बढ़ती है। और वक्त का क्या डिफरेंस होगा, जैसे सबसे इधर वेस्ट में जो एरिया है और सबसे ईस्ट में जो एरिया है, इन दोनों में करीब करीब 29 डिग्रीज का फर्क है। 29 डिग्रीज का फर्क, और 1 डिग्री में 4 मिनट का फर्क आता है। तो ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। तो करीब करीब देखा जाए तो 2 घंटे का फर्क बनता है। 2 घंटे का फर्क मतलब ये कि जब यहां इस जगह में सूरज निकल जाएगा तो इस जगह में सूरज 2 घंटे बाद निकलेगा। वहां 2 घंटे पहले सुबह हो चुकी है, यहां 2 घंटे बाद सुबह होगी। लेकिन अब क्योंकि देश में टाइम जो है, टाइम तो एक फॉलो होना है, क्योंकि अब भले 2 घंटे पहले वहां सूरज निकल गया है, लेकिन अगर वहां सुबह का 5 बज रहा है और वो अपने हिसाब से टाइम चलाएंगे और यहाँ का टाइम अलग से चलेगा तो बहुत दिक्कत शुरू हो जाएगी। यहाँ से जो ट्रेन्स जाएंगी उनका टाइम क्या होगा, जो ऑफिसेस का टाइम क्या होगा, फ्लाइट्स का टाइम क्या होगा। तो पूरे देश में एक टाइम चलाना है, तो अगर हम इनका टाइम चलाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे, अगर हम उनका टाइम चलाएंगे तो ये बहुत पीछे हो जाएंगे। तो इस वजह से हमारे देश का एक स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से होगा, उसके लिए हमारे देश के बीचों बीच से जो लाइन गुजरती है, ये लाइन करीब 82.3 डिग्री ईस्ट पे है। इस लाइन को स्टैंडर्ड टाइम माना गया कि इस लाइन पे जो टाइम हो रहा होगा वो टाइम फिर पूरा देश मानेगा, जिससे कि ना वो बहुत ज़्यादा पीछे हो ना ये बहुत ज़्यादा पीछे हो। ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है और इसे IST लाइन भी कहा जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। ये हमारे देश के करीब करीब बीच से होके गुजरती है, 68 और 97 के बीच में 82। तो अब आते हैं हमारे देश की लोकेशन पे। इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हमारा देश अर्थ के नॉर्थ वाले हेमिस्फीयर में है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये हमारे देश में करीब करीब बीचों बीच से पास होता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर करीब करीब 23 डिग्री नॉर्थ से पास होता है। और जो मेन लैंड ऑफ इंडिया है, वो मेन लैंड के ये डायमेंशंस क्या क्या हैं, जो सबसे ज़्यादा साउथ का पोर्शन है वहाँ 8.4 नॉर्थ लैटिट्यूड है, और जो सबसे ज़्यादा नॉर्थ का जो पोर्शन है वहाँ 37 डिग्री नॉर्थ है। जो सबसे ज़्यादा वेस्ट का हिस्सा है, जो सबसे ज़्यादा वेस्ट है वो 68 डिग्री ईस्ट में है, और जो सबसे ज़्यादा ईस्ट है वो करीब करीब 97 डिग्री ईस्ट पे है। और अब आते हैं टाइम पे। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, the longitudinal extent of India is 29 degrees, which is huge.
Hence there could be wide differences in local timings। जो हमारे देश का longitudinal extent है, जो हमारे पूरे देश में एक हिस्से का longitude दूसरे हिस्से का longitude, यहाँ बहुत ज़्यादा गैप है, करीब 29 डिग्रीज का। इस वजह से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है वहाँ के लोकल टाइमिंग्स में। Since the local time changes by 4 minutes for every 1 degree of longitude, the sun rises 2 hours earlier in the east than in the west। अब क्योंकि जो लोकल टाइम होता है वो 4 मिनट चेंज होता है 1 डिग्री के लिए, ये मैं समझा चुका हूं आपको। तो इस वजह से जो सूरज है, सूरज 2 घंटा पहले उग जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अगर हम कंपेयर करें सबसे वेस्ट का एरिया गुजरात से, तो अरुणाचल प्रदेश में सूरज जब उग जाएगा 2 घंटे बाद गुजरात में सूर्योदय होगा। तो 2 घंटे का फर्क आता है लोकल टाइम्स में। Hence 82 degree east longitude has been taken as the Indian Standard Time, also known as the Standard Meridian of India। इस वजह से हमारे देश के बीचों बीच से जो लाइन गुजरती है 82 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, इसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना गया कि इस लाइन में जो टाइम होगा वही टाइम हमारा पूरा देश मानेगा। अब अगला टॉपिक है इंडियाज नेबर्स, यानी कि हिंदुस्तान के पड़ोसी देश। There are 7 countries that share land boundaries with India। 7 ऐसे देश हैं जो लैंड बाउंड्रीज शेयर करते हैं इंडिया के साथ, यानी कि जिनकी जमीन की सीमा जुड़ती है हमारे देश से। और ये देश हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये 7 देश वो हैं जो लैंड बाउंड्रीज शेयर करते हैं। और इन 7 कंट्रीज की अगर बात करी जाए तो अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान, ये 3 देश लैंड लॉक्ड देश हैं। लैंड लॉक्ड का मतलब ये उन देशों को कहा जाता है जिन देशों की सीमा समंदर से टच नहीं करती, जो चारों तरफ से जमीन से घिरे हैं। और पूरी दुनिया में करीब देखा जाए तो 49 ऐसे देश हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, और 49 में 5 ऐसे देश हैं जिनको पूरी तरीके से रिकॉग्निशन नहीं मिला है। और रिकॉग्निशन क्या होता है किसी देश का, ये भी अपने आप में एक अलग ही मुद्दा है। इंसानों ने क्या क्या कर रखा है। तो करीब 49 ना कहिए तो 44 देश ऐसे हैं जो लैंड लॉक्ड हैं पूरी दुनिया में। तो ये रहा हमारे देश का मैप। और ये देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ है चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ये 7 देश हैं जिनकी ज़मीन से सीमा जुड़ती है हमारे देश से। और ये देश है श्रीलंका। और जैसे नेपाल है, नेपाल का कोई भी इलाका समंदर से नहीं जुड़ा है, तो ऐसे देशों को कहा जाता है लैंड लॉक्ड। आइलैंड नेबर्स आर श्रीलंका इन द साउथ ईस्ट एंड मालदीव्स इन द साउथ वेस्ट। तो अब जो आइलैंड नेबर्स हैं ये हैं श्रीलंका जो कि साउथ ईस्ट में है, और मालदीव्स ये भी साउथ ईस्ट में है, इंडिया के साउथ ईस्ट के समंदर में। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय पाक स्ट्रेट। श्रीलंका इंडिया से सेपरेटेड है एक पाक स्ट्रेट से। और स्ट्रेट क्या होता है? अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग 2 लैंड एरियाज। एक पतला सा एक पैसेज, जमीन का हिस्सा जो 2 लैंड के हिस्से को जोड़ता है। इधर एक जमीन, बीच में समंदर, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा जमीन का जो दोनों को जोड़ता है, ऐसी जगह को कहते हैं स्ट्रेट। तो हमारे देश में 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। ये जो स्टैट आपकी बुक में दिया है, इस वजह से मैंने लिख दिया है, लेकिन आपकी बुक्स में जो चीज़ दी है ये अपडेटेड अभी नहीं है, क्योंकि अभी कुछ महीनों पहले की बात है जो एक जम्मू कश्मीर स्टेट में गिना जाता था, जम्मू कश्मीर को स्टेट से हटाकर जम्मू कश्मीर को एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया और लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी। तो अब जो हाल का रिवाइज्ड वर्जन है वो ये है, क्योंकि अब एक स्टेट कम हो गया है, तो अब 28 स्टेट्स हैं हमारे देश में और 2 यूनियन टेरिटरीज बढ़ गए हैं। तो इस वजह से अब 9 यूनियन टेरिटरीज हो गए हैं। लेकिन आपके बुक्स में ये चीज़ अभी अपडेट नहीं हुआ। जो नेक्स्ट वर्जन आएंगे हम ये एनसीईआरटी बुक्स के, उनमें ये अपडेट हो जाएगा। तो मैंने दोनों बता दिया है। अब आप अपने स्कूल टीचर्स से पूछ लीजिएगा कि लिखना क्या है। स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। और जितने भी राज्य बनाए गए हमारे देश में, जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश में करीब 12 स्टेट थे। 12 स्टेट के बाद जो अलग अलग स्टेट बनाए गए वो लैंग्वेज के बेसिस पे बनाए गए। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट एंड गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया। और अगर एरिया की बात करी जाए तो राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है
और गोवा ये सबसे छोटा स्टेट है। The states are further divided into smaller units called districts. Delhi is the national capital of India. और राज्यों को भी फिर से अलग अलग छोटे छोटे इलाकों में डिवाइड किया गया, छोटे छोटे यूनिट्स में, जिनको डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला कहा जाता है। और दिल्ली ये हमारे देश की नेशनल कैपिटल है, देश की राजधानी है दिल्ली, या कह लीजिए न्यू दिल्ली या नई दिल्ली। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे देश के फिजिकल फीचर्स के बारे में। इंडिया इज मार्क्ड बाय डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स। हमारे देश में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है फिजिकल फीचर्स की। अब ये फिजिकल फीचर्स कौन कौन से हैं? हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द डेक्कन प्लेट्यू, द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, द कोस्टल प्लेन्स और द आइलैंड्स। तो इन चीजों को पहले मैं मैप में आपको समझा देता हूं, फिर हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं नॉर्थ के इलाके से। तो हमारे देश के नॉर्थ में है हिमालय के जो पहाड़ हैं, और हिमालयन माउंटेन्स जो हैं ये 3 रेंजेस में आते हैं। जो सबसे पहली रेंज है वो कश्मीर के पार्ट से शुरू होती है और यहाँ फिर चाइना नेपाल वाले एरिया में होती हुई जाती है। और दुनिया के जो सबसे ऊंचे पहाड़ हैं, माउंट एवरेस्ट भी इन ग्रेटर हिमालयाज की रेंज में है। ये जो पहली रेंज है इन्हें ग्रेटर हिमालयाज या आउटर हिमालयाज कहते हैं। जो दूसरी रेंज है वो फिर यहाँ से शुरू होती है और ये हिमाचल वाले एरिया में आती है और इस तरीके से फिर नेपाल में जाती है और आगे फिर अरुणाचल प्रदेश तक जाते हैं ये पहाड़। और इधर ये दूसरी रेंज जो है इन्हें मिडिल हिमालयास कहते हैं। और मिडिल हिमालयास के जो पहाड़ हैं वो ग्रेटर हिमालयास के पहाड़ों से थोड़े से छोटे हैं। इसके बाद हिमालयन रेंजेस की जो तीसरी रेंज है उसे कहते हैं शिवालिक रेंजेस, और ये रेंजेस हिमाचल के नीचे से होते हुए उत्तरांचल के एरिया में आती हैं और फिर आगे बढ़ती हैं। तो ये इंडिया के नॉर्थ में ये हिमालयास की 3 रेंजेस हैं। अब ये जो हिमालय के पहाड़ हैं, क्योंकि ये इतने ऊंचे पहाड़ हैं कि इनमें ग्लेशियर्स हैं, बर्फ जमा रहती है और ये ग्लेशियर्स फिर पिघलते हैं और इनके पिघलने से फिर नदियां बनती हैं, जो नदियां फिर बहती हुई नीचे की तरफ आती हैं। और इन हिमालयास से कई सारे रिवर सिस्टम्स बनते हैं। जैसे कि जो सबसे पहला रिवर सिस्टम है वो बनता है इंदस नदी का। जो इंदस नदी है वो यहाँ हिमालयन रेंजेस से बहती हुई आती है और फिर इधर पाकिस्तान में जाती है और यहाँ फिर जाके मिलती है एट द एंड अरेबियन सी में। और बीच के रास्ते में कई सारी और नदियां मिलती हैं, जैसे ये तो रही इंदस नदी। इसी तरीके से एक झेलम नदी आती है, चेनाब नदी आती है, रावी नदी आती है और ऐसे ही सतलज नदी आती है। तो ऐसी कई सारी नदियां आती हैं, मिलके इंदस नदी से जुड़ती हैं। इसी तरीके से इन्हीं हिमालयन रेंजेस से निकलती है गंगा नदी और यमुना नदी और ऐसी कई सारी नदियां, और ये सब आपस में मिलती हैं और इन प्लेन एरियाज से होती हुई जाती हैं। कई सारे और भी नदियां इनमें मिलती हैं और बड़ी होती जाती हैं नदी, और ये बड़ी नदियां फिर जाके मिलती हैं जाके यहाँ बे ऑफ बंगाल में। और इसी तरीके से एक और नदी ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से बहती हुई आती है, फिर नॉर्थ ईस्ट में घुसती है और वो भी गंगा में जाके मिलती है और यहाँ पे डेल्टास बनाते हैं और ये सब पूरा पानी जाता है फिर बे ऑफ बंगाल में। तो ये हिमालयन रेंजेस से ऐसी नदियां बहती हैं और ये नदियां इन पहाड़ों से फिर वहाँ की मिट्टी, सिल्ट, वहाँ के पत्थर वो सब लेती हुई आती हैं और इन इलाकों में जमा करती हैं। तो ये जितने एरियाज हैं, ये जो पूरा एरिया यहाँ से आता है, ये पूरा एरिया इसे कहा जाएगा नॉर्दर्न प्लेन्स। ये प्लेन इलाके हैं नॉर्थ के। अब इसके बाद यहाँ पे एक और पहाड़ों की रेंज है जिनको कहा जाता है अरावली रेंज। जो माउंट आबू है वो इस अरावली रेंज में है और इस अरावली रेंज के इस तरफ तो नॉर्थ के प्लेन्स हैं और दूसरी तरफ यहाँ ये जो पूरा एरिया है ये डेजर्ट इलाका है, ये रेगिस्तान का इलाका है, जो राजस्थान का जो डेजर्ट है। इसके बाद अब ये नॉर्थ का एरिया हमने डिस्कस कर लिया कि हिमालयाज हैं, यहाँ से नदियाँ आ रही हैं, ये नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, ये डेजर्ट है। इसके नीचे का एरिया, यहाँ एक तरफ अरावली है, दूसरी तरफ इधर का ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया है, यहाँ से शुरू होता है इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू और यहाँ पे फिर से एक
पहाड़ों की रेंज आती है, यहाँ पे है विंध्या रेंजेस, विंध्यांचल के पहाड़ हैं, और इन्हीं के पास में है सतपुड़ा के पहाड़। और विंध्या रेंज जो है ये हमारे देश के करीब करीब बीचों बीच में है। हमारे देश को ये दो पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्थ का हिस्सा और साउथ का हिस्सा। साउथ यानी कि दक्षिण, और दक्षिण से ही बना डेक्कन। तो विंध्यास के साउथ से शुरू होता है डेक्कन प्लेट्यू। ये वाला एरिया तो पेनिनसुलर प्लेट्यू, इस पूरे एरिया को पेनिनसुलर प्लेट्यू कहेंगे। लेकिन विंध्या के नीचे वाला जो एरिया है, यहां से दक्षिण शुरू होता है, तो ये जो पूरा एरिया है ये डेक्कन में आता है। और हमारे देश के जो वेस्ट वाला एरिया है, यहां से गुजरात के एंड से शुरू होते हैं वेस्टर्न घाट्स। ये पहाड़ों की एक रेंज है, और इसी तरीके से पहाड़ों की एक रेंज यहां पे है ईस्टर्न घाट्स। और ये एक तरफ तो विंध्या रेंज है, विंध्यांचल, दूसरी तरफ वेस्टर्न घाट्स, तीसरी तरफ ईस्टर्न घाट्स। तो ये बेसिकली एक ट्रायंगल जैसा बन रहा है। ये ट्रायंगल ही है डेक्कन प्लेट्यू। और वेस्टर्न घाट्स के जो पहाड़ हैं, एक तरफ इनमें पहाड़ हैं और इधर दूसरी तरफ समंदर है। तो जो बीच का जो एरिया है इसे कहते हैं कोस्टल प्लेन्स। ये वाला जो एरिया है ये है कोस्टल एरिया। इसी तरीके से जो ईस्टर्न घाट्स हैं, जो ईस्ट की तरफ के जो घाट्स हैं और दूसरी तरफ समंदर, तो बीच का जो एरिया है ये इन्हें भी कोस्टल प्लेन्स कहा जाएगा। और यहाँ पे फिर कई सारी नदियां बहती हैं। एक तरफ तो यहाँ से शुरू होती हैं नर्मदा और तापी नदियाँ, ये यहाँ से बहती हुई आती हैं करीब, और ये मिलती हैं अरेबियन सी में। नर्मदा और तापी ये इस तरफ बहती हैं, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती हैं, क्योंकि इस तरफ थोड़ा सा झुकाव इधर की तरफ है। और डेक्कन में जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो झुकाव डेक्कन का थोड़ा सा इधर की तरफ हो जाता है। तो इस वजह से जितनी नदियां यहाँ नीचे की तरफ बहती हैं वो सब की सब बहती शुरू यहाँ वेस्टर्न घाट से होती हैं। जैसे यहाँ पे गोदावरी नदी है, ये यहाँ वेस्ट के एरिया से शुरू होती है और एट द एंड जाती है यहाँ बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। ऐसे ही एक कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी भी ऐसी शुरू होके बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। फिर ऐसी कावेरी नदी एक है, वो यहाँ बे ऑफ बंगाल मिलती है। एक महानदी है, ये भी बे ऑफ बंगाल मिलती है। सब नदियाँ यहाँ वेस्टर्न घाट से शुरू होकर ईस्ट की तरफ जाती हैं और बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं। तो ये बेसिकली इनका रिवर्स का सिस्टम हुआ इधर साउथ की तरफ। तो ये बेसिक ओवरव्यू है क्लास 6 के लेवल पे इंडिया के फिजिकल फॉर्म्स का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द ग्रेट हिमालयास, नॉर्दर्न प्लेन्स, ये पहला ग्रेट हिमालयास, इधर दूसरा नॉर्दर्न प्लेन्स, तीसरा जो डेजर्ट है, चौथा ये डेक्कन प्लेट्यू, पांचवा ये हो गया वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, छठवां ये हो गया इधर के कोस्टल प्लेन्स, और सातवां ये हो गया जो आइलैंड्स हैं। और ये वेस्टर्न घाट्स एक साथ सारे पहाड़ हैं, यहाँ से नदियाँ जो बहती हैं ये इधर ईस्टर्न घाट्स में काटते हुए जाती हैं। इस वजह से ईस्टर्न घाट्स डिसकंटिन्यूअस हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में ये पहाड़ हैं। अब हम इन फिजिकल फीचर्स को अलग अलग डिस्कस करते हैं। शुरुआत करते हैं द हिमालयन माउंटेन्स से। तो हिमालयाज ये जो नाम है ये दो लफ्जों से बना है, हिम और आलया। तो हिम का मतलब होता है स्नो यानी कि बर्फ, और आलय, आलय का मतलब होता है किसी चीज की जगह, तो यानी कि अबोर्ड। तो हिम आलय यानी कि ऐसी जगह जहां बर्फ रहती है और हमेशा बर्फ पड़ी रहती है। The Himalayan mountains are in the north of Indian subcontinent. The Himalayan mountains are divided into 3 parallel ranges. Himalayan mountains Indian subcontinent. सबकॉन्टिनेंट यानी कि एक छोटा सा कॉन्टिनेंट है हिंदुस्तान, तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ में पाए जाते हैं। और हिमालयन माउंटेन्स बेसिकली 3 पैरेलल रेंजेस में है। जो पहली रेंज है वो है द ग्रेट हिमालयाज या हिमाद्री, या इनको आउटर हिमालयाज भी कहा जाता है। दिस इज द नॉर्थ मोस्ट रेंज। द हाईएस्ट पीक्स ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन दिस रेंज। ये सबसे ज्यादा नॉर्थ में है रेंज, और दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ इस रेंज में पाए जाते हैं। जो माउंट एवरेस्ट है ये दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है और ये इसी रेंज में पाया जाता है। और अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। हिंदुस्तान में जो सबसे ऊंचा पहाड़ है हिमालयन रेंजेस का वो है माउंट कंचनजंगा। और ये जो
ग्रेटर हिमालयाज या आउटर हिमालयाज के पहाड़ हैं, इनमें सबसे ज्यादा ये ग्रेनाइट और ग्नीस के पत्थर पाए जाते हैं। अब ग्रेटर हिमालयाज के बाद हैं द मिडिल हिमालयाज और हिमाचल। दिस रेंजेस टुवर्ड्स साउथ ऑफ द ग्रेट हिमालयाज। मेनी पॉपुलर हिल स्टेशंस आर सिचुएटेड इन दिस रेंज। अब जो सबसे ऊपर के हिमालयाज हैं ये हैं आउटर हिमालयाज या सबसे अपर हिमालयाज। इसके बाद जो बीच वाली रेंज है ये मिडिल हिमालयाज या हिमाचल, और ये थोड़ा सा साउथ की तरफ है, ग्रेट हिमालयाज के थोड़ा सा साउथ में। और इस रेंज में कई सारे हिल स्टेशंस हैं। अब जैसे शिमला है, शिमला, डलहौजी, ये सब ये मिडिल हिमालयाज में आता है। इसके बाद नाग टिब्बा, पीर पंजाल रेंज, ये भी इस मिडिल हिमालयाज में है। और यहाँ के जो पहाड़ हैं इनमें सबसे ज्यादा स्लेट और लाइमस्टोन के पत्थर हैं। इसके बाद जो तीसरी रेंज है ये है शिवालिक रेंज। इन दो रेंजेस के भी साउथ में जो तीसरी रेंज शिवालिक रेंज जो हिमाचल के नीचे के एरिया से उत्तरांचल में आती है, इन्हें कहा जाता है आउटर हिमालयाज। और ये सबसे ज्यादा नए हैं। इन तीनों रेंजेस में देखा जाए तो सबसे नए ये रेंज है। दिस इज द सदर्न मोस्ट रेंज। द एलिवेशन इन दिस रेंज इज लोअर एज कंपेयर टू द अदर टू रेंजेस। और शिवालिक रेंज के पहाड़ों की जो एलिवेशन है या ऊंचाई है वो थोड़ी सी कम है अगर इन दोनों रेंजेस से कंपेयर किया जाए, मिडिल हिमालयाज या अपर हिमालयाज से। और इसी तरीके से ये तो तीन रेंजेस बताई गई, ये तो तीन मेजर रेंजेस हैं। इन तीन मेजर रेंजेस के अलावा तिब्बतियन हिमालयाज की भी एक छोटी सी रेंज है जिनको ट्रांस हिमालयाज कहा जाता है। ये थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में जाते हैं। इसके बाद काराकोरम रेंजेस भी हैं। और नॉर्थ ईस्ट में एक छोटे से पहाड़ों की रेंजेस, गारो हिल्स, खासी हिल्स, ऐसे और भी नाम है, लेकिन अभी क्लास 6 के लेवल में मैंने एक्स्ट्रा नहीं जोड़ा। ये सब चीजें आपकी बुक में नहीं दी हैं, बस बता दे रहा हूं कि सिर्फ इतने पहाड़ नहीं है, और भी छोटे छोटे रेंजेस हैं हमारे देश में। लेकिन अब हर चीज के नाम जोड़ दिए जाएंगे तो सिलेबस बहुत बढ़ जाएगा आपका। अब हिमालयन रेंजेस के बाद वहां से नदियां जो आती हैं वो बनाती हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। The northern plains lie to the south of the Himalayas. These plains are formed by rivers, the Indus, the Gangas, the Brahmaputra and their tributaries. अब नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ हैं? हिमालयाज के साउथ में। वो नदियां जो बहती हुई आती हैं और ये प्लेन्स बनाती हैं। और जो सबसे बड़ी नदियां जो बहती हैं, एक तो इंदस सिस्टम हो गया, ये जैसे हमारे हिंदुस्तान का एरिया, जो इंदस वाली नदी हो गई। जो गंगा का रिवर सिस्टम हो गया जो यहाँ से निकलती है और बाकी सब छोटी छोटी नदियां मिलती हैं। और ब्रह्मपुत्रा का रिवर सिस्टम जो यहाँ से होती हुई बहती हुई आती, फिर बांग्लादेश और इंडिया में आके फिर ये एक रिवर सिस्टम्स बनाती हैं। इसकी भी अलग अलग कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। और ट्रिब्यूटरीज का क्या मतलब होता है? अ रिवर और स्ट्रीम विच फ्लोज इनटू द मेन रिवर। अब जैसे गंगा नदी आती है तो कई सारी छोटी छोटी नदियां बहती हुई जाती, गंगा में मिल जाती हैं और गंगा को और बड़ा कर देती हैं। तो ऐसी छोटी छोटी नदियों को कहा जाता है ट्रिब्यूटरीज। अब जैसे कि गंडक हो गई, गोमती है, यमुना है, ये सब नदियां गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। The lands are highly fertile in this region, hence this region has very high population density. और जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल हैं, क्योंकि जितनी भी उपजाऊ मिट्टी है वो नदियां पहाड़ों से ले जाके इन प्लेन्स में जमा करती हैं। तो इस वजह से यहाँ खेती बहुत अच्छी होती है। और क्योंकि ये प्लेन एरियाज हैं, समतल इलाके हैं, तो यहाँ हाई पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं इन नॉर्दर्न एरियाज में। हमारे हिंदुस्तान का जितना नॉर्थ का एरिया है प्लेन्स का, ये एक्चुअली सबसे ज्यादा जनसंख्या इस इलाके में है। अब अगला है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाइज इन द वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तो जैसे ये हमारा देश है, यहाँ से नॉर्दर्न प्लेन्स आए हैं, तो इधर का एरिया, ये अरावली रेंज के इधर का जो एरिया है, ये है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये इंडिया के वेस्ट वाले हिस्से में है। दिस इज अ ड्राई, हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड। ये बहुत ड्राई है, यहाँ बारिश नहीं होती ज्यादा, बहुत गर्मी पड़ती है, और सैंडी है, रेतीली जमीन है यहाँ पे। देयर इज वेरी लिटिल वेजिटेशन इन दिस एरिया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द थार डेजर्ट। और इस जगह में क्योंकि इतनी गर्मी पड़ती है, सूखा रहता है, यहाँ बारिश इतनी कम होती है, तो यहाँ पेड़ पौधे बहुत कम है, जंगल यहाँ है नहीं। और इस जगह को थार डेजर्ट या थार रेगिस्तान भी कहते हैं, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट को। अब अगला फिजिकल फीचर है द डेक्कन प्लेट्यू। द डेक्कन प्लेट्यू लाइज टुवर्ड्स साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। दिस इज ट्रायंगुलर इन शेप। तो ये जैसे हमारा हिंदुस्तान है, ये मैं आपको बता चुका हूं कि इधर नॉर्दर्न प्लेन्स,
इन नॉर्दर्न प्लेन्स के बाद यहाँ विंध्यास हैं, इसके बाद ये जो ट्रायंगुलर रीजन है ये है डेक्कन प्लेट्यू। ये साउथ में है, नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ वाले हिस्से में है, इन नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में, और ये ट्रायंगुलर शेप में है। There are many hill ranges and valleys in this region. Example, the Aravalli Hills, the Vindhyas, the Satpuras। और इस डेक्कन प्लेट्यू के एरिया में कई सारे हिल रेंजेस हैं, जैसे कि अरावली हिल्स यहाँ दिल्ली से शुरू होकर गुजरात तक जाते हैं। ये वैसे पेनिनसुलर प्लेट्यू का हिस्सा है, लेकिन इसे डेक्कन प्लेट्यू में भी काउंट कर लिया जाता है। इसके बाद ये विंध्या रेंजेस हो गए, जो विंध्यास, और विंध्यास के जस्ट नीचे सतपुड़ा रेंजेस, जस्ट नीचे इसके सतपुड़ा रेंजेस हैं। Aravalli Hills are on the northwest border of Deccan Plateau and one of the oldest ranges of the world। और ये जो अरावली हिल्स हैं, ये जो नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर में, डेक्कन प्लेट्यू के एरिया के नॉर्थ वेस्ट के बॉर्डर में, ये दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में से एक हैं। और ये अरावली हिल्स तब बने थे जब हिंदुस्तान की प्लेट पैंजिया का हिस्सा हुआ करती थी। The Deccan Plateau is rich in minerals. Narmada and Tapi are important rivers which flow through the Deccan Plateau. These are two major west flowing rivers to drain in the Arabian Sea। और डेक्कन प्लेट्यू जो है ये बहुत ज़्यादा रिच है मिनरल्स में, खनिज पदार्थों में बहुत ज़्यादा रिच है। खास तौर पे इस डेक्कन प्लेट्यू में ये वाला जो एरिया है, छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो पूरा इलाका है, हिंदुस्तान की सारी जितनी बड़ी बड़ी खदानें हैं वो वहाँ पाई जाती हैं। और नर्मदा और तापी ये दो ऐसी नदियाँ हैं जो कि वेस्ट फ्लोइंग हैं, और वो यहाँ डेक्कन प्लेट्यू से ही निकलती हैं और फिर जाके अरेबियन सी में जाके मिलती हैं, नर्मदा और तापी। अब अगले फिजिकल फीचर है वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। हमारे देश का जो साउथ का हिस्सा है, इसमें एक तरफ ईस्टर्न घाट्स हैं और दूसरी तरफ वेस्टर्न घाट्स हैं। ये पहाड़ों की रेंजेस हैं। द वेस्टर्न घाट्स मार्क द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। ये वेस्टर्न घाट्स वेस्ट बाउंड्री बनाते हैं इस डेक्कन प्लेट्यू की, और वाइल द ईस्टर्न घाट्स मार्क द ईस्टर्न बाउंड्री। ये ईस्टर्न घाट्स ईस्टर्न बाउंड्री है इस डेक्कन प्लेट्यू की। Western Ghats are almost continuous, but the Eastern Ghats are broken and uneven। Western Ghats जो है कंटिन्यूस रेंज है पहाड़ों की, लेकिन ईस्टर्न घाट से टूटे हुए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ से कई सारी नदियाँ आती हैं और इस वजह से उन्होंने वक्त के साथ इन पहाड़ों को घिस के तोड़ के यहाँ से फिर जाती हैं, बे ऑफ बंगाल मिलती हैं, तो इस वजह से ये टूटे हुए पहाड़ हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी राइज फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स टू बे ऑफ बंगाल। नर्मदा, तापी आर ईस्ट फ्लोइंग। अब गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये तीन नदियां वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं। नर्मदा, तापी ये दोनों नदियां ये ऊपर हैं, ये ईस्ट से निकलती हैं और वेस्ट की तरफ जाती हैं। इसके बाद नीलगिरी हिल्स जॉइन बोथ घाट्स। अब इन दोनों घाट्स ये जहां मिलते हैं, यहाँ पे नीलगिरी हिल्स हैं। ये भी काफी बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, बहुत खूबसूरत जगह है। अब अगले फिजिकल फीचर हैं द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स यानी कि ये प्लेन है, समतल इलाके हैं, लेकिन कोस्टल यानी कि समंदर से जुड़े हुए हैं। द कोस्टल प्लेन्स लाई टू द वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट में यानी कि ये एरिया जो समंदर से मिलता है ये, और ईस्टर्न घाट्स के ईस्ट में ये वाला जो एरिया है, इन्हें कहते हैं कोस्टल प्लेन्स। और वेस्टर्न घाट्स के जो कोस्टल प्लेन है, इनको यहाँ गुजरात से शुरू होते हैं ये कोस्टल प्लेन्स, तो इन यहाँ वाले एरिया को, गुजरात से गोवा तक के एरिया को करीब करीब देखा जाए तो कोंकण कहा जाता है। इसके बाद वाले एरिया को मालाबार कहा जाता है, फिर केरल वाला एरिया आता है। और इसी तरीके से ईस्टर्न घाट्स में इधर का जो एरिया है इसे कोरोमंडल कहा जाता है। ब्रैकेट में जो चीजें आपके एनसीईआरटी में नहीं, बस बता दे रहा हूँ। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर। जो वेस्ट के कोस्टल प्लेन्स हैं बहुत पतले हैं, जबकि ईस्ट के जो कोस्टल प्लेन्स हैं काफी चौड़े हैं कंपैरेटिवली। द रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी फ्लो इन दिस रीजन। दीज आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड दे ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सब नदियां बहती हुई जाती हैं इन कोस्टल प्लेन्स के थ्रू। These rivers have formed deltas at their mouths. Delta is a landform which is formed at the mouth of a river. The place where a river meets an ocean is called the mouth of a river. Deltas are highly fertile. तो अब होता यह है कि जैसे कोई नदी बहती हुई आती है और यहाँ से ज़मीन खत्म हो रही है और यहाँ से समंदर है, तो अब होता यह है कि जब नदी बहती हुई आती है
तो इस टाइम तक आते आते जब वो इतने समतल इलाके में है कि वो समंदर से मिलने वाली है, तो इस टाइम पे नदियों का जो बहाव है वो इतना कम हो जाता है कि उनमें जितनी मिट्टी होती है वो सब बैठने लग जाती है। तो जगह जगह पे जब मिट्टी बैठने लग जाती है तो यहाँ ऐसे ऐसे मिट्टी के बड़े बड़े टीले बनने लग जाते हैं, और पानी, क्योंकि अब फ्लो जो बहाव है वो इतना धीमे हो जाता है कि ये नदियां, इनके छोटे छोटे स्ट्रीम्स बनने शुरू हो जाते हैं, और यहाँ जगह जगह पे मिट्टी जमा होना शुरू हो जाती है, जमीन बनना शुरू हो जाती है टाइम के साथ। तो जब नदी आती तो ऐसे फिर वक्त के साथ एक ऐसा पैटर्न बनता है कि यहाँ पे एक जमीनी इलाका बनने लग जाता है। तो ऐसे जमीनी इलाके जो बन जाते हैं इन्हें कहा जाता है डेल्टा, और डेल्टा बनते हैं नदियों के माउथ में। माउथ उस जगह को कहते हैं जिस जगह पे नदी ओशन या समंदर से जाके मिल रही होती है, तो ऐसी जगह को कहते हैं माउथ ऑफ अ रिवर, किसी नदी का मुहाना जिसको कहते हैं, और यहाँ बनने शुरू होते हैं डेल्टा। और ये डेल्टास, क्योंकि यहाँ बहुत जो महीन मिट्टी होती है, बहुत उपजाऊ मिट्टी, वो बैठना शुरू होती है, तो डेल्टास बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, बहुत उपजाऊ होते हैं। ऐसे जो डेल्टास बनते हैं, द सुंदरबन डेल्टा इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म्ड वेयर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल। और दुनिया का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो बनता है सुंदरबन डेल्टा, उसका नाम है, और ये बनता है जब गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों मिलते हैं और बे ऑफ बंगाल में जाके मिलने वाले होते हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, सोचिए इतनी बड़ी नदियां हैं, तो इनका जब डेल्टा बनता है तो इतना बड़ा डेल्टा कि अपने आप में ये आइलैंड बन चुका है आज के टाइम में, और ये बहुत हाईली फर्टाइल है सुंदरबन डेल्टा, और बहुत खूबसूरत इलाका है। लेकिन अब वक्त के साथ ये बर्बाद होता चला जा रहा है, इसकी भी अपनी अलग कहानी है। अगले लैंडफॉर्म है द आइलैंड्स। The two group of islands, the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Islands are also part of India। और दो ग्रुप हैं आइलैंड्स के, यानी कि द्वीप समूहों के, जो हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड्स, ये भी हमारे देश का हिस्सा हैं। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर इन द बे ऑफ बंगाल। अंडमान निकोबार आइलैंड्स ये बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में है, और लक्षद्वीप आइलैंड्स ये अरेबियन सी यानी कि अरब सागर में है। और जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं बेसिकली कोरल आइलैंड्स हैं। अब ये कोरल आइलैंड्स क्या होते हैं? अ कोरल आइलैंड इज फाउंड बाय कोरल्स, स्केलेटन्स ऑफ टाइनी मरीन एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल। तो अब समंदर जो है, समंदर का इकोसिस्टम ऐसा है कि वहां पे छोटे छोटे ऐसे मरीन एनिमल्स होते हैं, समंदर में रहने वाले जीव, उनका स्केलेटन यानी कि उनका जो बाहर का जो स्केलेटन यानी कि हड्डियों का जो ढांचा होता है, तो उनकी हड्डियों का जो ढांचा होता है वो जब मरते हैं उनकी हड्डियों का ढांचा इकट्ठा होने लगता है, और उस तरीके से बनते हैं कोरल्स। और ये जो कोरल आइलैंड्स होते हैं, ये कोरल आइलैंड्स तो ये लक्षद्वीप हैं, लेकिन ये जो कोरल से मिल के जो कोरल रीफ्स बनते हैं वो बहुत अच्छा इकोसिस्टम बनाते हैं समंदर के लिए वो। और उस इकोसिस्टम से न जाने कितने अलग अलग स्पीशीज की मछलियों का और अलग अलग जीव जंतुओं का काम चलता है, उनकी जिंदगी चलती है। तो ये जो कोरल्स हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं मरीन इकोसिस्टम्स के लिए। और दुनिया में सबसे बड़ी जो कोरल रीफ है वो है ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया में है, और वो भी ख़त्म होती जा रही, बर्बाद होती जा रही क्लाइमेट चेंज की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, और वो भी ख़त्म हो जाएगी एक टाइम पे। तो कोरल्स की बात है तो लक्षद्वीप एक कोरल आइलैंड्स हैं, और कोरल्स क्या होते हैं? स्केलेटन होते हैं छोटे छोटे मरीन एनिमल्स का, जिनको पॉलिप्स कहते हैं, और भी ऑर्गेनिक मटेरियल इसमें मिले होते हैं। तो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी के चैप्टर में जितना कुछ दिया है। अब मैं यहाँ बहुत शॉर्ट में हल्का सा आपको आइडिया देता हूँ कि हमारे देश में कौन कौन सी अलग अलग तरह की मिट्टी होती हैं और जंगल होते हैं। बहुत शॉर्ट में आइडिया देता हूँ। तो हमारे देश में बेसिकली 4-5 तरह की मिट्टी होती है खास तौर पे। एक होती है एलुवियम सॉइल, ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वहाँ पाई जाती है। ये कल्टीवेशन या खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। और ये भी 2 तरह की होती है, खादर और भंगार। और क्योंकि एलुवियम सॉइल कैसे बनती है? नदियाँ पहाड़ों से जो मटेरियल लाती हैं, जो मिट्टी लाती हैं, वो जमा करती हैं। तो इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है और ह्यूमस या ऑर्गेनिक मटेरियल की कमी होती है। लेकिन इनमें जब मैन्योर डाला जाता है, फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, तो बहुत उपजाऊ हो जाती है। इसके बाद ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी होती है हमारे देश में। और ये काली होती है बेसिकली क्योंकि आयरन और एल्यूमिनियम के इसमें
ऑक्साइड्स पाए जाते हैं। और इस ब्लैक सॉइल की खास बात, ये मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रिटेन कर लेती है। तो इस ब्लैक सॉइल में कॉटन बहुत अच्छा उगता है। कॉटन के अलावा और भी चीज़ें कई सारी उगती हैं इसमें बहुत अच्छी। इसके बाद है रेड सॉइल। ये भी देश के कई सारे अलग अलग हिस्सों में पाई जाती है। ये पोरस होती है और ये भी डेफिसिट होती है नाइट्रोजन और ह्यूमस में। रेड सॉइल में भी कई सारी चीज़ें उगाई जा सकती हैं। फिर आती है लेटराइट सॉइल, और ये आयरन ऑक्साइड इसमें होता है, इस वजह से ये भी बहुत ज़्यादा लाल रंग की होती है। इसके बाद आती है फॉरेस्ट सॉइल। ये ज़्यादातर हिली एरियाज में पाई जाती है और ये रिच इन ऑर्गेनिक मटेरियल होती है, और चाय, कॉफ़ी, स्पाइसेस ये सब बहुत अच्छा उगता है इसमें। इसके बाद डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल ये रेगिस्तानी इलाकों में होती है। इसमें बहुत पुअर कंटेंट्स होते हैं, और इसमें खेती अगर आपको करनी है तो आपको बहुत ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा मैन्योर डालना पड़ेगा। और अब देखते हैं कि हमारे देश में कौन कौन से अलग अलग फॉरेस्ट या जंगल होते हैं। तो सबसे पहले है एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये ऐसे इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। और एवरग्रीन का मतलब हमेशा हरे भरे रहना। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या होता है, इनकी पत्तियां कभी भी नहीं झड़ती हैं, कभी भी शेडिंग नहीं होती है इनकी पत्तियों की। और एवरग्रीन फॉरेस्ट क्योंकि ऐसी जगहों में है जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से यहाँ के जो पेड़ हैं बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं, और ये जो जंगल है बहुत घने होते हैं। और टीक, रोजवुड, इबनी ऐसे पेड़ होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट में। इसके बाद आते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट। ये ऐसे इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है, एवरग्रीन से थोड़ी सी कम बारिश। और डेसिडियस की खास बात कि गर्मियों के सीजन में ये अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं, और इस वजह से डेसिडियस जो होते हैं क्योंकि कम बारिश वाले एरियाज में होते हैं तो थोड़े से कम घने होते हैं और इनके पेड़ थोड़े से कम लंबे होते हैं। इसके बाद ड्राई फॉरेस्ट, जहाँ पे बारिश और ज़्यादा कम होती है और यहाँ बहुत कांटे वाले पेड़ और बुश होते हैं, बहुत सूखे इलाके। इसके बाद हिल फॉरेस्ट, पहाड़ी इलाकों के जो जंगल हैं, यहाँ पे पाइन, देवदार, साल, बैम्बू, बिर्च ऐसे पेड़ होते हैं। इसके बाद टाइडल फॉरेस्ट, जो डेल्टा रीजन के जो जंगल होते हैं, और खास तौर पे ये मैंग्रोव्स बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे टाइडल फॉरेस्ट में। तो अलग अलग तरह के जंगल हैं हमारे देश में। तो ये था क्लास 6 जियोग्राफी का 7 चैप्टर। चलिए फिर, थैंक यू।